किस तरह से परफ्यूम जो हैं वो अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं लोगों के बीच और कैसे लोगों का एक रिश्ता बनता है धीरे धीरे खुशबू के साथ। साइंस प्रूव कर चुकी है इस चीज़ को। इसके ऊपर स्टडीज हो चुकी है और ये प्रूवन है कि फ्रेग्रेंसेस मेमोरीज क्रिएट करती है। ब्रांड की एक स्टोरी होती है। अब चूंकि आप तो आईटी में थे, आपका एक अलग बिजनेस चल ही रहा था ऑलरेडी, लेकिन कैसे ये ख्याल आया कि मुझे खुशबुओं का व्यापार करना, परफ्यूम्स की इंडस्ट्री में जाना है। मैं अगर सोचूं कि कौन सा बिजनेस चालू करना चाहिए तो शायद परफ्यूम सबसे लास्ट में होगा उसमें। दिनों ये देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा एक स्पाइक हुआ है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं, ऑनलाइन हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आप किसी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास में जाओगे, उनके पास में बॉटल पैकेजिंग सब कुछ रेडी होता है। आप 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप बड़ा आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आजकल क्या हर युवा बिजनेस और स्टार्टअप में आना चाह रहा है। बहुत बड़ा एक हाइप क्रिएट हुआ है स्टार्टअप को लेके, जिसे स्टार्टअप बबल भी कहा जाता है। हाँ, कंपनी है, स्टार्टअप है, उसको किसी ने 50 करोड़ रुपए दे दिए, वो करोड़ों में गलती करेगा। लोग ये कहते थे कि भैया 200-250 रुपए में कोई भी ठीक ठाक दे दो, जो बस मुझे शादी में, पार्टी में, अपने इसमें काम हो जाए। 300 रुपए में 3 डिओड्रेंट आते हैं, वो भी वैल्यू फॉर मनी। क्या ही लोगे यार, मतलब 500 रुपए में क्या भगवान से मिलोगे? जो मिल रहा है वो अच्छी चीज़ है, बट आप उससे उम्मीद करो कि मुझे एक्सपीरियंस डिलीवर हो जाए, मुझे एक एहसास हो जाए कि मैंने क्या लगाया है, या मेरी एक यादगार डेवलप हो जाए, वो नहीं हो सकता। शार्क टैंक में जाना कैसे हुआ, कैसे मतलब लगा कि अब मुझे शार्क टैंक जाना चाहिए सिर्फ फंडिंग के लिए? 18-20 करोड़ या 24 करोड़ के रेवेन्यू पे तो मैं तब था। फिल्म थी परफ्यूम करके, जो है तो बहुत पुरानी स्टोरी है। ऑफ अ मर्डर। हाँ, बट वो शायद स्पेनिश या फ्रेंच फिल्म है। लड़कियों की स्मेल कॉपी यस करता यस है यस वो। यस। नमस्कार, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है एक ऐसे युवा जिन्होंने खुशबू को व्यापार बनाते हुए पूरी दुनिया में अपने ब्रांड को एक अलग तरह से फैलाया है। और न सिर्फ सफल व्यापार बनाते हुए आज युवाओं को इंस्पायर कर रहे हैं, बल्कि अपने ब्रांड के जरिए, अपने काम के जरिए सफलता की एक नई इबारत लिख रहे हैं। मिलिए हमारे साथ मिस्टर शशांक चौरे से, जो ऑनर हैं हाउस ऑफ EM5 के। और पूरे देश में उनका जो परफ्यूम ब्रांड है वो अलग तरह से युवाओं के दिल में अपनी एक जगह बनाकर आज स्थापित हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी। थैंक यू सर। शशांक जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि चूँकि आप भी इंदौर से बिलोंग करते हैं और हम सबके बीच में खुशबू का एक बड़ा एक अपना अलग महत्व है। लोग पर्सनल लेवल पे जाकर जो है खुशबू को अपनाते हैं और बहुत सारे लोगों के दिल में सदियों तक वो ज़िंदा रहती है। किस तरह से परफ्यूम जो हैं वो अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं लोगों के बीच और कैसे लोगों का एक रिश्ता बनता है धीरे धीरे खुशबू के साथ? तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये साइंस प्रूव कर चुकी है इस चीज़ को। इसके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी है और ये प्रूवन है कि फ्रेग्रेंसेस मेमोरीज क्रिएट करती है। बिल्कुल। तो वो जाने अनजाने में हमें नहीं पता होता है कि कब हो गया या क्या हो गया, बट हम कई मौके, कई ऐसे इवेंट्स को खुशबुओं के साथ में रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो फ्रेग्रेंसेस आर डीपली कनेक्टेड विथ योर मेमोरीज, और उसी वजह से जो आप बात बोल रहे हैं ना कि जो लगाव होता है हमारा खुशबुओं से, जो हमारा एक अलग तरह का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, वो अल्टीमेटली अगर साइंस की भाषा में देखें तो खुशबुएं डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारी मेमोरीज को। तो आप खुशबू और मेमोरीज को बिल्कुल आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो लगाव है वो लगाव होता है। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब ऐसे देखा जाए तो खुशबुएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, यादें बनाती है। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि चूंकि अब आपने तो एक कंपनी बनाई, ढेर सारे आपके SKUs हैं, दोस्त यारों को पता भी होगा कि शशांक की कंपनी जिसमें परफ्यूम्स बनते हैं, तो लोग बोलते हैं कि यार अब आप आ रहे हो तो 2-4 खुशबुएं हमारे लिए लेकर आ जाना, या ये भेज देना मेरे लिए तुम। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है मेरे साथ में। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, मैं गिफ्ट कर देता हूँ। मेरी कभी गाड़ी में रखा हुआ है कुछ, या टेस्टर्स रहते हैं मेरे पास में, तो यूजुअली पैक्ड आइटम्स तो मैं नहीं लेके घूमता हूँ। बट हाँ, जब एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, टेस्टिंग चलती रहती है, ब्लेंड्स हम लोग जो प्राइवेट ब्लेंड्स बनाते हैं या जो भी ब्लेंड्स हैं उनके सैंपल्स रखे रहते हैं, मैं पर्सनली टेस्ट करने के लिए कैरी करता हूँ। तो वो कोई मिल जाता है तो मैं उनको दे देता हूँ कि, और अच्छा है थर्ड पार्टी ओपिनियन मिल जाए तो उससे। बट हाँ, वो चीज़ नहीं होती मेरे साथ कि लेके आ जाना या डिस्काउंट दे देना, या वैसा फॉर्चुनेटली नहीं होता है। तो वो अप्रिशिएट करते हैं मतलब। और अब वो, मुझे नहीं लगता प्रोफेशनलिज्म इतना हो गया है लोगों में, या सर्कल सर्कल पे भी डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता बाकियों का क्या। या तो बहुत ही खास होते हैं जो आके उठा के ले जाते हैं, वो पूछते नहीं है कि क्या है, तो वो उनका एक लगाव है, एक हक बनता है हक उन से ले लोगों का। जाते हैं वो लोग। हाँ। और बाकी जो है वो इस चीज़ को, इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि हाँ एक बिजनेस चल रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व है, कुछ भी है वो है। उल्टा वो लोग सपोर्ट करते हैं बाय करके। मतलब मुझे याद है, मैंने जब इनिशियली जब चालू किया था तो मैक्सिमम सेल्स मेरे जान पहचान वालों से आती थी। तो वो उल्टा बाय करके सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम इसकी वेबसाइट से ऑर्डर कर देते हैं तो मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा और उसकी सेल जनरेट हो जाएगी। बट
अच्छा, हर ब्रांड की एक स्टोरी होती है। हुँ, चूँकि आप तो आईटी में थे, आपका एक अलग बिज़नेस चल ही रहा था हुँ। ऑलरेडी। लेकिन कैसे ये ख़्याल आया कि मुझे खुशबुओं का व्यापार करना है, परफ्यूम्स की इंडस्ट्री में जाना है और अपना ब्रांड बनाना है? कैसे शुरुआत हुई एम 5 की? शौकिया, पूरा शौकिया, मतलब इसका कोई वो नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे ना, तो अगर आज मैं पढ़ाई करके या एनालाइज़ करके मैं अगर सोचूँ कि कौन-सा बिज़नेस चालू करना चाहिए, तो शायद परफ्यूम सबसे लास्ट में होगा उसमें। क्योंकि इतना क्लटर्ड मार्केट, इतना प्राइस कॉम्पिटिशन, इतने बड़े ब्रांड्स जो इस मार्केट में ऑलरेडी खड़े थे। हर हफ्ते एक नया ब्रांड आता है। अब कोई क्यों चाहेगा इसके अंदर बिल्कुल, जाना? मतलब कहीं से कहीं तक नंबर्स मैच नहीं होते। वहीं आप देखने जाओगे प्रॉफिटेबल ब्रांड्स कितने, तो आपको नहीं मिलेंगे, ढूँढने से भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करके अगर ढूँढोगे ना कि मुझे क्या परफ्यूम का बिज़नेस चालू करना चाहिए, और अगर आपकी रिसर्च सही है, तो वो आप उस दिन डिक्लाइन कर दोगे कि नहीं, परफ्यूम का बिज़नेस चालू नहीं करना चाहिए। मेरा कारण रहा परफ्यूम का बिज़नेस चालू करने का, क्योंकि मैंने इसको एज़ अ बिज़नेस आज तक भी नहीं देखा है। मैं आज भी इसको एज़ अ पैशन प्रोजेक्ट ही चला रहा हूँ, और वही कारण है कि मैं दिन-रात करता हूँ। जिस दिन मैं इसको एज़ अ बिज़नेस चलाने लग जाऊँगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो पैसा कमाने के लिए काम कर सके या 8 घंटे ऑफ़िस में बैठ सके जस्ट बिकॉज़ आई वांट टू अर्न। मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, मुझे मज़ा आना चाहिए। मतलब फिर आप काम नहीं करते हो, फिर आप जैसे वो बोलते हैं ना, इफ यू बिल्कुल, लाइक योर वर्क यू नेवर गो टू वर्क। बिल्कुल, तो वो वाली सीन है। मैं कभी भी काम पे नहीं जाता हूँ, मैं शौक पालने जाता हूँ। बिल्कुल। तो मैं 24 घंटे शौक पालता हूँ। अच्छा, बीते दिनों ये देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा एक स्पाइक हुआ है इस इंडस्ट्री में, हुँ। बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं, ऑनलाइन हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो क्या कारण रहा? क्या इन दिनों हर किसी के लिए परफ्यूम का ब्रांड बना पाना एक आसान काम है? या कुछ न कुछ जो है कहीं न कहीं एक एल्गोरिदम ऐसा है जो लोगों को लगता है कि नहीं यार, इसमें तो कम से कम हम कर ही लेंगे। बहुत सारे 3 छोटे-छोटे ब्रांड्स 2 तो भी। आपने बताए, तीसरा है भेड़-चाल। तो जो 2 रीज़न आपने बताए कि हाँ, परफ्यूम का ब्रांड चलाना ये मतलब बनाना ईज़ी है या आसान है, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल, आप किसी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास में जाओगे, उनके पास में बॉटल पैकेजिंग सब कुछ रेडी होता है। आप 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप गुजरात में कई सारे ब्रांड्स हैं। आप किसी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास में जाओगे, उनके पास में बॉटल पैकेजिंग सब कुछ रेडी होता है। आप 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप चालू करना है। वो आपको पैकेजिंग दिखाएँगे, डिज़ाइन दिखाएँगे, बॉटल्स दिखाएँगे, थोड़ी फ्रेग्रेंसेस दिखाएँगे। आप परफ्यूम सेलेक्ट कर लो, बॉटल बॉटल का शेप सेलेक्ट कर लो, डिज़ाइन बता दो, नाम बता दो। 1 महीने में आपके घर पे बॉटल्स बन के पैकिंग, कंप्लीट पैकिंग। कंपनी रजिस्टर करो, अमेज़न के ऊपर डालो, वेबसाइट बनानी, वेबसाइट बनाओ, बेचना चालू करो। बड़ा आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस आती है जब आप उसके बारे में पढ़ाई करना चालू करते हो, जब आप कुछ अलग बनाना चालू कर रहे हो, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रेयरली लोग करते रेयरली हैं। हो रहा है। बहुत कम ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि उस लेवल पे जा रहे हैं। दूसरा जो आपने बोला है कि कैसे स्पाइक आया, तो एक तो ये हो गया, ईज़ी हो गया राइट, सबके लिए। दूसरा हो गया कि कंज्यूमर मार्केट ग्रो किया है परफ्यूम्स का। ये हुआ बेला विटा और उस तरह की कंपनीज ने जिन्होंने बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करी। जैसे डिओड्रेंट का मार्केट एकदम से ग्रो स्पाइक कर गया था जब फॉग आया था, राइट। है ना? क्योंकि उन्होंने बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग, जो दिखता है वो बिकता है। आप रोज दिखाओगे डिओ 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 डिओ, आदमी ले दे के खरीदेगा ना, हाँ भाई डिओ, लाओ भैया डिओ, हम भी डिओ लगाएंगे। इसी तरीके से बेला विटा ने दिखाया परफ्यूम परफ्यूम परफ्यूम, अच्छा 500 300 रुपये में डिओ मिल रहा है, 500 में परफ्यूम मिल रहा है, क्यों नहीं? टेस्टर भी आ गए, 4-4 हाँ, पैक में आ रहे हैं एक में। परफ्यूम खरीदेंगे हम। अब उस परफ्यूम की क्वालिटी क्या है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह, या ऑल्दो ये कंपनीज भी ऐसा नहीं है बहुत घटिया माल बेच रही, वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है। बट क्या उस मनी में वो वैल्यू मिल सकती है जो सही में उस प्रोडक्ट को या उस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर सके? नहीं। राइट, आज 300 रुपये में 3 डिओड्रेंट आते हैं, वो भी वैल्यू फॉर मनी है। क्या ही लोगे यार, मतलब 500 रुपये में क्या भगवान से मिलोगे? जो मिल रहा है वो अच्छी सही चीज़ है, बात। बट आप उससे उम्मीद करो कि मुझे एक्सपीरियंस डिलीवर हो जाए, मुझे एक एहसास हो जाए कि मैंने क्या लगाया है, या मेरी एक यादगार डेवलप हो जाए, वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। अब जबकि इन सारी कंपनियों ने मार्केट डेवलप कर दिया था पर एक्सपीरियंस मिस कर गए थे, वहां पे हम उतरे बिल्कुल, कि अब कंज्यूमर को परफ्यूम लगाना आ गया है, पर उस परफ्यूम में उसको वो क्वालिटी नहीं मिल रही, वो डिटेलिंग नहीं मिल रही, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। वहां पे हम आए फिर पिक्चर में। तो जब आपको परफ्यूम में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्वालिटी चाहिए होती है, तो आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना होता है। तीसरा जो आपने कारण बोला, मतलब तीसरी जो चीज़ है वो है भेड़-चाल, कि जब परफ्यूम बनाना इतना आसान हो गया, परफ्यूम्स लोग खरीदने लग गए, तो हर ब्रांड के लिए एक क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट रेस करना आसान बात थी। बिल्कुल, कि आज क्रीम बेच रहे हो, बॉडी वॉश बेच रहे हो, चलो परफ्यूम भी बेच लेते हैं। बिल्कुल सही। एक ब्रांड है जो जूते बेचता है, उसने परफ्यूम का ब्रांड निकल गया, नाम नहीं लूंगा, वो तो बड़ा अजीब हो जाता है, बट हाँ वो जूते मोजे बेचता है, सॉक्स और शूज़, उसने भी परफ्यूम लॉन्च कर दिए उसके। हर ब्रांड जो कुछ भी बेच रहा है उसने अपना एक परफ्यूम लॉन्च करके रखा हुआ
एज अ क्रॉस सेलिंग कि चलो कुछ नहीं तो है, चलो परफ्यूम, क्योंकि कुछ लग नहीं रहा है आपको, बस 2-3 घंटे का काम है। आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी 2-5 हज़ार 10,000 लोग आ रहे हैं रोज, अब उनमें से 2-4-5-10 ने भी खरीद लिया तो सेल जनरेट हो जाती है, क्रॉस सेलिंग कैटेगरी डेवलप हो गई। चलो बिक रहा है तो बेचो, वो वाली बात है। मतलब होता है ना, माचिस की डब्बी हर कोई रखता है। सही बात। क्या आप किराने की दुकान पे जाओ या मंदिर के बाहर जाओ या सिगरेट, तो काम तो उसका कहीं ना कहीं या तो किराने की दुकान पे छोटा कैटेगरी है और सिगरेट की दुकान पे, राइट। बट माचिस की डब्बी रखने में कोई हर्ज नहीं है। सही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके ले ही लेता है। सही, लेकिन क्रॉस सेलिंग। अब ये भी है कि कम से कम लोग थोड़ा समझने लगे हैं उस चीज़ को। अदरवाइज़ पहले लोग ये कहते थे कि भैया 200-250 रुपए में कोई भी ठीक-ठाक दे दो, जो बस मुझे शादी में, पार्टी में, अपने इसमें काम हो जाए। हाँ, अब लोग थोड़ा चूज़ करते हैं, चूज देखते इसलिए भी हैं। करने लग गए क्योंकि वैरायटी मिलने लग गई है। राइट। पहले उतनी वैरायटीज होती नहीं थी, उतने ऑप्शंस होते नहीं थे। अब वैरायटीज मिलने लग गई, ऑप्शंस मिलने लग गए, तो चूज करने लग गए। दूसरा, मार्केटिंग ने थोड़ा सा एक टर्न लिया है। तो पहले एस्पिरेशनल एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह ज़्यादा होता था, अब थोड़े से इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स, जो हम लोगों ने उसको काफ़ी EM5 में काफ़ी प्रमोट किया है कि हम इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स में ज़्यादा जाते हैं। हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि आप जो लगा रहे हो वो कैसा स्मेल करेगा। इट्स मोर अबाउट एक्सपीरियंस। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं EM5 इज़ नॉट फॉर पीपल हु आर यूजिंग परफ्यूम्स एज अ कमोडिटी। अगर आपको नहा धो के परफ्यूम लगाना है जस्ट क्योंकि एक ये रूटीन है तो नहीं, अगर ये आपके लिए रिचुअल है तो ज़रूर। अगर आप ये सोचते हो कि आज मैंने क्या पहना है, कहाँ जाना, बाहर मौसम कैसा है, तो मैं क्या लगाऊं, तो EM5 इज़ द वन फॉर यू। तो अगर आपको सिर्फ नहा धो के एक परफ्यूम उठा के लगाना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने लगा लिया और अब आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अच्छा स्मेल कर रहा हूँ, तो EM5 मत खरीदो आप। हमको वो बॉटल किसी और को बेचने जो 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 उसकी महत्व को समझ पाए, बिल्कुल उसकी सही। क्वालिटी को समझ पाए। तो हमारे जो परफ्यूम्स है, हर वो आदमी जो 500 रुपये का परफ्यूम खरीद रहा है 100 ml का, वो अगर EM5 खरीदता है तो शायद खुश ना हो, क्योंकि वो 4 गुना कीमत देता है जब वो EM5 खरीदता है। तो जहाँ आपको 500 रुपये का 100 ml मिलता है, EM5 1000 रुपये का 50 ml सेल करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप उससे 4 गुना ज़्यादा उम्मीद करते हो, जो एट टाइम्स प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब 500 रुपये वाला भी बुरी चीज़ नहीं है, सही है। बट हाँ, आप हर चीज़ को उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते कि जो 8 घंटे लास्ट कर रही है, पूरे कमरे में घुसो तो वो हो जाएगा। नहीं, हर खुशबू 8 घंटे लास्ट करने के लिए नहीं बनी है। कुछ खुशबुएं ऐसी होती है जो कि एक्सपीरियंस डिलीवर करती है यार, अलग तरह का। आज पानी पूरी खा के आप बोलोगे कि मेरा 8 घंटे भूख ना लगे, मैंने 100 रुपये की पानी पूरी खा ली, तो इससे तो अच्छा 60 रुपये के दाल बाफले खा लो यार। बिल्कुल सही। पर दोनों का तजुर्बा अलग अलग है ना। सही बात। गर्मियों में जो आपको शिकंजी जो आपको एहसास देगी, जो राहत देगी, अब वो दिन भर आप बोलो मेरे को रिफ्रेशिंग फील हो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। वो 1 घंटा काम करेगी, बिल्कुल। पर उस समय वो जो 1 घंटे का तजुर्बा था, आपने उस चीज़ के 30 रुपये दिए उस शिकंजी वाले को। ये होता है परफ्यूम्स में। तो जब आप परफ्यूम्स वैरायटी में यूज़ करते हो, आप अलग अलग तरह के परफ्यूम्स यूज़ करते हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय में, उस तजुर्बे को लेने के लिए, वो एक्सपीरियंस को फील करने के लिए, उस खुशबू के साथ में, ना कि हर चीज़ 8 घंटे चलती है। एक सवाल थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि एक फ़िल्म थी, और चूंकि मैं थोड़ा शौकीन हूँ परफ्यूम्स का, आप भी शौकीन थे और फिर इस धंधे में आए। एक फ़िल्म थी परफ्यूम करके, जो है तो बहुत पुरानी स्टोरी है। ऑफ अ मर्डर। हाँ, बट वो शायद स्पेनिश या हाँ हाँ फ्रेंच हाँ हाँ फ़िल्म है। हाँ, लड़कियों की स्मेल कॉपी यस करता यस है यस वो। यस, उसमें वो बड़ा खतरनाक तरीके से उनको मारता भी है, परफ्यूम भी बनाता है, सारी चीज़ें करता है। कहीं ना कहीं रियल लाइफ में क्या इतना ज़्यादा साइकोलॉजी को हिट करता है कोई फ्रेगनेंस या खुशबू के, आदमी पागल हो जाए उसके पीछे? ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट में, मतलब ये करता है बट नहीं करता है। ये कैसे करता है बता दो। तो इट्स मोर अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स रादर देन जस्ट द स्मेल। तो अगर आपको कोई लड़की पसंद है, राइट। तो आपको वो लड़की सिर्फ इसलिए नहीं पसंद होगी कि उसकी खुशबू अच्छी है। आपको वो पसंद होगी क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी आपको पसंद है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल आपको पसंद है, उसका बात करने का तरीका आपको पसंद है, उसका अपने आप को कैरी करने का तरीका पसंद है, उसकी आइडियोलॉजी पसंद है, उसकी सोच पसंद है, वगैरह वगैरह। तो आपको जब इतनी सारी चीज़ें पसंद है तो आपको उसका परफ्यूम भी पसंद आएगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स जो कि उस तरीके से कनेक्ट होती है। ऑल्दो जो परफ्यूमर्स में, जो आप जिस मूवी का जिक्र कर रहे हैं, एक नीश परफ्यूम हाउस है जिसने इस चीज़ को ट्राई किया था, नॉट इन दैट एस्पेक्ट, बट हाँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ, सिंथेटिक वे में उसको उस तरीके से रेप्लिकेट करने की कोशिश करी गई है। मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसका, मैं आपको भेजूंगा, आप नीचे टाइटल में ऐड कर देना वीडियो में उस नाम को। तो वो चीज़ प्रैक्टिकली करी गई है एक नीश परफ्यूमर के द्वारा। तो अच्छा, क्या कोई ऐसी स्टडी है कि परफ्यूम के पसंद करने वाले जो बायर्स होते हैं उनमें मेल ज़्यादा होते हैं या फीमेल ज़्यादा होती हैं, नहीं, लड़के ज़्यादा ऐसी हैं लड़की? पसंद सबको होता है, ह्यूमन नेचर, इट्स अ सेंस। तो टेस्ट का सेंस हर किसी के पास में है।
अब ये अपना अपना एक्सपोजर होता है या अपना अपना नॉलेज होता है या अपना अपना शौक होता है. इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन मेल फीमेल या ऐसे कोई स्पेसिफिक. ये शौक पे डिपेंडेंट है, ये एक्सपोजर पे डिपेंडेंट है, नॉलेज पे डिपेंडेंट है. तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे इस कैमरे की टेक्निकलिटीज़ बताना चालू करें तो हो सकता है मेरा शौक डेवलप हो जाए. बिल्कुल। बट जस्ट बिकॉज मुझे एक्सपोजर ही नहीं है अभी कि ये क्या कैमरा होता है, इसमें क्या चीज़ें होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, डेप्थ क्या होती है, तो जब मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं कैसे हॉबी या उस शौक को डेवलप करूँगा अपने आप में. सो वंस यू स्टार्ट नोइंग अबाउट थिंग्स. अब मैं एक बहुत मुझे नहीं पता ये आपके उसके हिसाब से कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा वियर्ड सा एग्जांपल है. विस्की पीते हैं, आप भी शायद पीते होंगे, मैं पीता हूँ. अब हमारे लिए कॉलेज डेज में या अभी तक कुछ महीनों पहले तक भी इस विस्की विस्की होती थी. मुझे नहीं समझ आता था कौन सी विस्की कैसी है कौन सी नहीं है. फिर हमारा उठना बैठना हुआ कुछ ऐसे लोगों के साथ में जिन्हें विस्की का शौक है. उन्होंने हमें बातों बातों में समझाना चालू किया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें कैरेमल का फ्लेवर आएगा, इसमें हेज़लनट का फ्लेवर आएगा, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, तो स्कॉटलैंड स्कॉच स्कॉच क्यों होती है. मेरे लिए तो स्कॉच वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी. बराबर। मेरे लिए विस्की विस्की है, मतलब स्कॉच में क्यों 10,000 रुपये दूँ यार उस बॉटल का. आई कैन एंजॉय द सेम थिंग इन वैलेंटाइंस और जेमसन और एनीथिंग एल्स. बट जब मुझे समझ में आने लगा उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में, नाउ आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. आई जस्ट डोंट ड्रिंक फॉर द सेक ऑफ ड्रिंकिंग. नाउ आई एम एबल टू डिफ्रेंशिएट, नाउ आई एम एबल टू एंजॉय इट, क्योंकि अब मुझे नॉलेज मिला उस चीज़ का. तो द सेम थिंग विद फ्रेगरेंसेस एज वेल. वंस यू स्टार्ट knowing about fragrances, once you start gaining some knowledge about the technicalities of what goes in there and how it works, तो वहाँ से आपकी हॉबी और वो डेवलप होता है. मेल फीमेल या ऐसा कोई इसका वो नहीं है. कमर्शियल एस्पेक्ट में बताऊँ, men buy more than women. Men buy more fragrances than women. थोड़ा सा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. शार्क टैंक में आप फीचर हुए, अपना ब्रांड लॉन्च किया आपने वहाँ पर, और सब लोगों ने जाना कि EM5 एक इंदौर से निकला हुआ ब्रांड है जो भी ग्लोबली अपनी पहचान बना रहा है. शार्क टैंक में जाना कैसे हुआ, कैसे मतलब लगा कि अब मुझे शार्क टैंक जाना चाहिए? सिर्फ फंडिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, क्यों शार्क टैंक का रुख किया? फंडिंग तो नहीं था, ब्रांडिंग यस, टू बी ऑनेस्ट मार्केटिंग यस. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं मार्केटिंग, हाँ मार्केटिंग होती है, मेरे करनी भी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए. और एक्सपीरियंस होता है एक नया, एक्सपोजर मिलता है आपको, एक अलग स्टेप हो जाती है. आज आपने वो सवाल पूछा मुझसे, यहाँ मैं बैठा हूँ तो शायद वो ये कारण हो सकता है. तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलता है, ब्रांड को बेनिफिट मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है. फंडिंग वगैरह ठीक है, आप अगर एक स्टेज पे हो जहाँ पे आपको फंड लेना चाहिए तो देयर आर सो मेनी प्लेयर्स आउट देयर जो आपको फंड कर देंगे. बट एक दूसरा एस्पिरेशन भी होता है कि हम लोग शार्क टैंक देखते आ रहे हैं सीजन 1 सीजन 2 से, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है यार हम भी शायद कभी जाएंगे. तो एक वो समझ लीजिए कि एक सेंस ऑफ एक गोल हिट करने वाली बात हो जाती है कि चलो हम भी शार्क टैंक हो के आ गए. एक अचीवमेंट है वो, और एक खासकर अचीवमेंट जब एस्पेक्ट हो जाता इंदौर है कि जैसे हाँ शहर हम उस से. लायक बने कि राइट हम वहाँ जा सकें और हम हमारी स्टोरी उस स्टेज में जाके बता सकें और लोगों से बात कर सकें. ऑन क्रेडिट एक अच्छी बात ये हुई कि मतलब अब ये तो हो गया न्यूट्रल, राइट. मेरा हो गया काम ख़त्म. अब इसके पॉजिटिव और मतलब चेरी ऑन द केक जो आता है, अब चेरी ऑन द केक ये होता है कि मुझे बहुत अच्छे फंड्स मिल जाते हैं या बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाता है. तो मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया. अब वहाँ पे अब फंड हमारा कभी प्राइमरी रीज़न रहा नहीं है, तो पैसा तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था. बट मेरे लिए वो इन्वेस्टर होना बहुत ज़रूरी था जो जिसके साथ मैं एक तो कनेक्ट कर पाऊँ, और कनेक्ट होने के साथ ही वो मेरे साथ में कम्युनिकेट कर पाए अच्छे तरीके से. मतलब वो फ़ोन लगाए या मैं फ़ोन लगाऊं तो वो फ़ोन उठा ले, मैं सवाल पूछूं तो उसके पास 5 मिनट का समय हो कि वो मुझे समझा सके. और ना कि प्रोफेशनल आस्पेक्ट में, बट एक पर्सनल कनेक्ट भी हो, एक दोस्ती Vibes हो मिलना जाती है चाहिए. ना, वाइब्स मैच होनी चाहिए, वाइब बोलते हैं जिसको, तो वाइब मैच होना चाहिए. तो वो अमन गुप्ता डे 1 से मुझे पता था कि वो बंदा ऐसा है, मतलब सभी में एक वही बंदा ऐसा है जिसके साथ मैं उस लेवल पे कनेक्ट में. मैं देसी आदमी, मतलब राइट. ठीक है अपनी जगह जो भी है जहाँ भी है आज, बट हाँ अंदर से तो ज़मीन से ही निकले हुए हैं और ज़मीन पे ही है अभी भी. ही इज़ द सेम काइंड ऑफ अ गाय. तो वो कनेक्ट उसी के साथ बैठता है, चीज़ें उसी के साथ मैच होती है. तो चेरी ऑन द केक हुआ कि उसके साथ में उसको इंटरेस्ट आया हमारे बिजनेस में. वी एक्सेप्टेड द ऑफर एंड देयर आफ्टर अभी द कम्युनिकेशन इज़ एक्सीलेंट. रोज़ मतलब ऑलमोस्ट हफ्ते में 4-5 बार बात होती है. कई दिन, आज ही 1 घंटे पहले अभी बात हुई मेरी उससे. तो और चीज़ें मैंने साथ में मिल रहे हैं, उस साथ में कर रहे हैं. उसमें ये भी देखा मैंने कि जब अलग अलग ऑफर्स हुए आपको, क्योंकि वो एपिसोड मैंने देखा था, जब अमन गुप्ता ने आपको ऑफर किया तो आपने शायद सेकंड्स का टाइम लिया कि यस हाँ आई हाँ गो विद देम. तो गोल ही वो था ना,
मतलब चेरी ऑन द केक हो गया था ना मुझे। आप समझिए मैं अगर पैसे के लिए जाता तो मैं बार्गेन करने बैठता, बिल्कुल। मैं बोलता मेरा वैल्यूएशन, मैं इजीली हायर वैल्यूएशन ले सकता था, बहुत आसान से, मतलब मैं जब वहाँ पे गया था तो मेरा शायद 24 करोड़ का तो मेरा रेवेन्यू था ही सही तभी, राइट। 18-20 करोड़ या 24 करोड़ के रेवेन्यू पे तो मैं तब था, अक्टूबर में जब हमारा शूट हो रहा था। मैं बहुत आराम से 1x, तो मतलब क्या ही बोलते हैं यार, बहुत इजी ले सकता था, 2x ले सकता था मैं वहाँ पे। बट अगर मैं उससे पैसे ले लेता तो उसका ज्ञान नहीं ले पाता। आदमी दोनों चीज़ें नहीं मिलती ना। अब आपको पैसे दे देगा, बोल देगा ठीक है धंधा खुद चलाओ, आपको उसको बेनिफिट देना है। आप उसको बेनिफिट कैसे देते हो? मैंने उसको बेनिफिट दिया 2x, मतलब -2x के वैल्यूएशन पे पैसा लेके। बिल्कुल। मैंने उसको उसका 10 करोड़ 24 करोड़ तो उसी दिन कन्वर्ट कर दिया था, अगर सही बात है। हाइपोथेटिकली देखें तो। बिल्कुल सही बात। उसके एवज में मुझे उसका ज्ञान मिल रहा है, मुझे उसका टाइम मिल रहा है यार। वो कोई भी देखो, मतलब यार आज 1% अगर मुझे कोई अपनी कंपनी में देगा तो मैं ही ना फोन उठाऊं, बिल्कुल। वो तो क्या ही। जबकि मेरा ऐसा नहीं हूँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या वो है, बस मतलब नहीं होता है ना, सही बात नहीं है। हो पाता है। आज आप भी शायद ना, मैं आपको बोलूंगा साहब एक, अरे कल को आप सोचो 1% में क्या ही करूंगा मैं दिन रात एक करके, या मैं इतने मेहनत करके पता नहीं कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, आपको होप ही नहीं आएगी। यू टू डिलीवर समथिंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। और वो उस लेवल के लोग हैं, 100 कंपनियां यार एक एक आदमी के पास में। अमन गुप्ता के पास में तो और ज़्यादा है। बहुत प्रैक्टिकली है कि वो हर कंपनी को नहीं टाइम दे सकता। यू हैव टू गिव हिम समथिंग मोर देन व्हाट अदर्स आर गिविंग हिम, सो दैट ही कैन गिव यू मोर टाइम विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट ही इज गिविंग टू अदर्स। रेशो बिठाना पड़ेगा आपको। तो या तो आप ओवर स्मार्ट हो कि आप बोलो कि नहीं मेरी कंपनी तो 4x वैल्यूएशन 3x, तो ठीक है पैसे ले जाओ, फिर इससे अच्छा वैल्यूएशन तो आपको बाहर मिल जाएगा, वीसी से ले लो। बिल्कुल। पर वीसी आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता, वो टाइम नहीं दे सकता, वो कनेक्ट नहीं दे सकता। और वाइब तो भूल जाओ, मैच होनी ही नहीं है किसी वीसी से कभी, किसी की वो तो उससे फाउंडर प्रॉफिट। वीसी की वाइब मैच नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो आप सोचो कि ठीक है हमने भले ही 1 करोड़ कमाए या 10 करोड़ कमाए, बट हम साथ में चीयर्स करके किसी दिन पार्टी करेंगे कि हाँ वो यहाँ पॉसिबल है। वो उस चीज़ के लिए काम करते हैं यार। पैसा वैसा तो ठीक है, आज है कल नहीं है, सही बात। और आ जाएगा, और कितना आ जाए और कितना खर्चा कर लोगे यार, मतलब छाती पे लेके थोड़ी ना जाएगा कोई। बिल्कुल। तो जिंदगी जीने में मजा आना चाहिए, बिजनेस करने की प्रोसेस में मजा आना चाहिए। जो अल्टीमेटली पैसा कमाते हैं ना उसका कोई फन नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। मटेरियलिस्टिक फन मिलते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद ली, बड़ा घर हो गया, याशी कर ली, दोस्ती यारी बना ली, या वॉट कोई मतलब नहीं है। आदमी एट द एंड ऑफ द डे उन चीज़ों का एस्पायर करता है कि वो देखेगा कि हाँ यार ये लोग वहाँ ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, ये लोग वहाँ ज़्यादा खुश हैं। वो उनको देखता है रादर देन मैं कितनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, अंदर से खुशी तो होनी ही चाहिए उसमें। अंदर से खुशी होनी चाहिए यार। वो अपने लोग होते हैं ना, जब वो अपना अपनी टीम, अब नंबर नंबर कोई मायने नहीं रखता है। आपने भी देख ली होगी, हमने भी देख ली, सबने देख ली, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े नंबर्स पे गई है, बड़े बड़े नंबर्स लुढ़के हैं, कोई वो नहीं है। उनसे पूछोगे कि किस चीज़ का मजा था, वो अगर जहन में उनके जो सही समय होगा जब उन्होंने एंजॉय किया, वो समय होगा जब वो कंपनी बिल्ड कर बिल्ड रहे कर थे। रहे थे। बिल्कुल। वो जर्नी एंजॉय जो करी है ना, मज़ा जर्नी का ही है। उसका मजा होता है पूरा, बिल्कुल। उसका मजा होता है। एक बार एक लेवल पे पहुंच गए फिर इट्स बोरिंग, फिर मजा नहीं है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं रोल प्ले करता है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन अब बड़ा बने हैं। हम्म। आपके बिज़नेस में किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को क्रैक किया? क्या पहले कोई एक्सपीरियंस था या फिर जब ब्रांड बनना शुरू हुआ तभी से धीरे-धीरे खुद करते गए, सीखते गए, करते गए? नहीं, हमारे बिजनेस का आई बिलीव बहुत बड़ा पार्ट रहा है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो मेरा प्राइमरी बिजनेस इज इन डिजिटल मार्केटिंग ओनली। मैं राइट। आईटी कंपनी चलाता हूँ एक, जो दूसरा बिजनेस है मेरा, तो दैट इज़ क्वाइट बिग। तो वी हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। आई बिलीव वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सेंट्रल इंडिया करंटली। वी हैव क्लाइंट्स लाइक हिताची, रिबॉक, GSM, bodybuilding.com, ask.com, मतलब INC 500 क्लाइंट से बहुत सारा हमारे पास में। तो वी नो मार्केटिंग इन साइड आउट, मतलब 14 साल से कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ गूगल एड्स, फेसबुक एड्स सब हमारे सामने बने, डेवलप हुए, सब हुआ। तो ऑब्वियसली वो चीज़ ने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो हेल्प इस मायने में करी कि हमको कभी ब्लीड नहीं करना पड़ा मार्केटिंग एड्स के अंदर। हमें गलतियां करके चेक नहीं करना पड़ा हम कहाँ गलत हैं। राइट। दूसरा, हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी हमारी नहीं रही, क्योंकि मार्केटिंग कहीं ना कहीं किसी भी D2C कंपनी का बहुत बड़ा बजट सक करता है। बिल्कुल। तो बस वो उतना बड़ा बजट हमारा सही जगह लगता गया है, जस्ट बिकॉज हमें आता था। आज अगर कोई और ब्रांड होगा जो हमसे हमारे जैसे सब कुछ कर लेगा सही, तो मार्केटिंग अगर नहीं कर पाया सही से तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। आज अगर मेरे पास में मार्केटिंग का वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद मैं इतनी बड़ी कंपनी इतनी जल्दी नहीं बना पाता बिल्कुल। प्रॉफिटेबल। और होता है दूसरी कंपनी वो लॉस करती है, उसमें बहुत बड़ा रीज़न होता है क्योंकि उनकी मार्केटिंग क्रैक नहीं हो पाती। बिल्कुल।
और समय लगता है उसको क्रैक करने में। तो मार्केटिंग प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, आजकल क्या हर युवा बिजनेस और स्टार्टअप में आना चाह रहा है। बहुत बड़ा एक हाइप क्रिएट हुआ है स्टार्टअप को लेके, जिसे हाँ स्टार्टअप बबल भी कहा जाता है। हाँ युवा आते हैं, कुछ दिनों तक चलते हैं, और स्टडी भी ये बताती है कि पहले 3 साल में ही 10 में से 8 बिजनेस तो बंद हो जाते हैं, 1 या 2 आगे जाते हैं, सफल होते हैं। क्या कारण है कि युवा आते तो बहुत जल्दी जल्दी हैं, मोटिवेट भी बहुत रहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते जो एम लेकर चले थे? आप क्या कारण मानते हैं? यार पॉजिटिव नोट पे तो मैं बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बिजनेस चल गया है नहीं चला, आपने ट्राई करा है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी बात है। मतलब स्टेडियम में एक घोड़ा रेस देख रहा है घोड़ों की, और उसकी बजाय एक घोड़ा जो रेस में दौड़ा है पर आखिरी आया है, बिल्कुल वो जो आखिरी आया है ना, वो जो स्टेडियम में घोड़ा बैठा है ना, उससे तब भी 10 कदम आगे बिल्कुल, लास्ट आने के पार्टिसिपेशन। बावजूद। हाँ, बिल्कुल तो और जो बिजनेस फेल करके बैठे हैं ना, वो आदमी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। अब उसको उसने गलतियां कर ली है, आप समझिए, उसने वल्नरेबिलिटी उसकी पैच हो गई है, उसे पता है मैं क्या गलत कर सकता हूँ, हमने क्या गलती करी क्या नहीं करी, तो वो और प्रो हो गए। तो फेल्ड बिजनेसेस वाले तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल बिजनेसेस वालों से ज़्यादा तजुर्बेकार होते हैं। बिल्कुल सक्सेसफुल बिजनेसेस वाले कल को अगर वो गलतियां करेंगे तो वो बड़े लेवल पे जाके गलतियां करते हैं, बिल्कुल। उनको संभालने में ज़्यादा दिक्कत होती है। जो फेल्ड बिजनेस वाला है वो ऑलरेडी एक गलती करके उसको पानी में डाल के अब बिजनेस करने निकला है जब दूसरी बार, तो वो छोटे लेवल पे ही उसको करे। जैसे मार्केटिंग का मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हमको मार्केटिंग का पहले से पता, हमने वो गलतियां करी नहीं, शुरू से ही नहीं करी। आज एक कोई कंपनी है, स्टार्टअप है, उसको किसी ने 50 करोड़ रुपए दे दिए, वो करोड़ों में गलती करेगा, बिल्कुल, लॉस भी वैसे ही होगा उसका। लॉस भी वैसे ही होगा, राइट, उसको कि उसका टारगेट भी वैसे ही होगा, वो उतने बड़ा लॉस करेगा। तो पहले गलतियां करना ऑब्वियसली सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर कोई स्टार्टअप है, कोई फाउंडर है जो फेल हुआ है या वो हुआ है, वो रेस करने निकला था, वो उन घोड़ों से ऑलरेडी आगे जो स्टेडियम में बैठ के रेस देख रहे हैं, बिल्कुल तो वो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है स्टार्टअप्स का फेल होना या वो होना। उन्होंने ट्राई किया, कुछ इनोवेट करने की कोशिश करी, जो भी रीज़न हो सकता है, फेल होने के 50 रीज़न हो सकते हैं। अब एक कॉन्ट्राडिक्टरी बताता हूँ नेगेटिव साइड में बात। कई सारे फाउंडर्स आज की तारीख में कंपनियां बना रहे हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, उनका एस्पिरेशन ही फंड है। क्यों? क्योंकि एक साइड तो होता है वो इंस्टाग्राम वाले लोग जो देखते हैं कि ये पार्टियां चल रही है, इसने वो गाड़ी खरीद ली, इसने वो गाड़ी खरीद ली है, यहाँ पार्टी कर रहा है, वहाँ घूमने जा रहे हैं, वो तो वहाँ से इंस्पिरेशन आ रहा है, वो घूमने फिरने निकल जाते हैं, उनका गोल वो सेट हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी बोलो कि हाँ राइट। मुझे ये गाड़ी खरीदनी, मुझे ये लेना, वहाँ से इंस्पायर। दूसरा इंस्पिरेशन आ रहा है लिंक्डइन वगैरह से, तो एक वो क्राउड भी है जो इंस्टाग्राम की बजाय लिंक्डइन पे जा रहा है, वो देख रहा है कि इसको इतना फंड हो गया, इसको इतना फंड हो गया, ये कंपनी ऐसी हो गई, इसको इतने में टेक ओवर कर लिया इस कंपनी ने, तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन आ रहा है। लिंक्डइन पे वो कोई नहीं बता रहा है भाई साहब कि आपको 3x पे काम करना है कि 4x पे काम करना है, ट्रिपल एट्रीब्यूशन क्या होता है मार्केटिंग का, कोई नहीं बता रहा है। यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे कैलकुलेट करना है, उससे ज़्यादा तो खबरें हैं कि भाई साहब ये, या ज़्यादा नॉलेज है कि फंड कैसे रेस करते हैं। चल, बिल्कुल सही बात। तो अल्टीमेटली एस्पिरेशन किस चीज़ का डेवलप हो रहा है कि फंड रेस करना है। कंपनी बनी नहीं है, प्रोडक्ट रेडी है नहीं, पर पिच डेक भाई साहब पूरा टन टनाट रेडी पड़ा हुआ है। वो 5 लाख रुपए भाई साहब ने दिए किसी बड़ी कंपनी को जिसने उसका पिच डेक और बिजनेस मॉडल जनरेट किया है, जबकि प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप नहीं है अभी। बिल्कुल वो फंड लेने निकला है पहले, क्यों? क्योंकि सीड फंड करके भी कोई चीज़ है, तो उसका गोल है सीड फंड लेना, फिर सीरीज है, सीरीज भी, ये तो गोल है उनका। वो आज से तैयारी करके बैठते हैं कि सीरीज ए कैसे आएगा। हमें आज तक नहीं पता यार, हमारा अभी तक भी कंपनी का स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल ही नहीं है हमारे पास में। आप सोचो, मतलब हम करीबन 35 करोड़ पे आ गए आज की तारीख में, हमारा बिजनेस मॉडल ही नहीं है। आप हमसे पूछोगे अगले 100 करोड़ के क्या रोड मैप पे, नहीं है, 35 तक का भी नहीं था। बराबर। हम सिर्फ निकले थे धंधा करने, बिजनेस करने इन अ सस्टेनेबल मैनर, इन द राइट वे, डिलीवरिंग द राइट प्रोडक्ट्स विद द राइट प्रोसेसेस। इतना ही है, इतना ही है। प्रोडक्ट में दम होगा तो इंसान कहीं ना कहीं फिर बना अरे लेगा थोड़ा उस चीज़ कम चलेगा, थोड़ा ज़्यादा चलेगा, बिल्कुल थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा फास्ट होगा, सब तरह की चीज़ें होती है। कंपटीशन में क्यों जा रहे हो कि उसकी 10 करोड़ की सेल हो गई, मुझे भी 10 करना है। को। राइट। आप वो नहीं हो और वो आप नहीं है। बिल्कुल वो 10 करोड़ की सेल करके 50,000 या 5 लाख कमा सकता है, क्या पता आप 1 करोड़ की सेल करके 30% या 25% या 15% प्रॉफिट मार्जिन पे हो, बिल्कुल। आप 15 लाख कमा रहे हो। आपको 15 लाख हर महीने मिल रहे हैं ब्लीड करने के लिए या बर्न करने के लिए, खेलो ना उससे। सही बात। बहुत होता है 15 लाख रुपए महीना बिल्कुल प्ले अराउंड करने के लिए, उससे खेलो। 1 करोड़ की सेल को 2 करोड़ तक लेके जाओ, तब भी अगर आप सेम प्रॉफिट मार्जिन पर रहेंगे तो आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे हर महीने खेलने के लिए, उनसे खेलो। कल को आप 5 साल 6 साल 8 साल बाद अगर 10 करोड़ की सेल पे चले गए, भाई साहब आप टॉप 1% से भी बहुत बहुत ऊपर पहुंच गए हो फिर। बिल्कुल। जबकि कोई बहुत बड़ी सेल नहीं है 10 करोड़ की, पर अगर आप 15% प्रॉफिट कमा रहे हो उस मोमेंट पे, आप 1.5 करोड़ रुपए महीना कमाते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो यार। 1.5 करोड़ महीना अगर ब्लीड करने जाओगे, बर्न करने जाओगे, दुनिया हिला दोगे।
इंस्टाग्राम पे आप हो, करो मार्केटिंग फिर जितनी करनी, बनाओ नए प्रोडक्ट्स, करो हायर बड़े लोग, पहले भी कर सकते हो, पर हाँ उस लेवल पे जाके और कर सकते हो। तो क्यों 1000 करोड़ की कंपनी के पीछे भाग रहे हो? सही बात। 120 करोड़ की कंपनी बनाओ, 10 करोड़ करो, बट प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल कंपनी बनाओ। वीसी वीसी ये वो ठीक है, टेक कंपनीज के लिए जस्टिफाइड लगता है। सैस बेस्ड कंपनी में आपको पहले टूल बनाना है, टेक्नोलॉजी बनानी है, उनमें पैसा लग सकता है आपको, वो सारी चीज़ें समझ में आती। कंज्यूमर के अंदर मुझे नहीं समझ पड़ता यार, प्रोडक्ट बनाना आज की तारीख में बहुत एक्सपेंसिव काम नहीं है। बिल्कुल 15-20 लाख रुपए में अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं कंज्यूमर, जिसमें R&D वारंडी ये वो, थर्ड पार्टी कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सब हो जाएगा, पैकेजिंग हो जाएगी, वेबसाइट बन जाती है, ये सारी चीज़ें बहुत कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है ये। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं शशांक जी जो पहले ऑनलाइन ग्रो करते हैं, ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाते हैं और फिर फिजिकल मार्केट में भी धीरे धीरे हाँ एंट्री हाँ करते हैं। हाँ। नायका ने अपने अलग अलग एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोले हैं। आपके कॉम्पिटिटर में अगर हम बात करें तो बेलाविटा कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑफलाइन है, हाँ। अवेलेबल है। तो ऐसी कोई योजना आपके ब्रांड के साथ आपकी है? हाँ है, पर थोड़ा सा 6 महीने का समय लगेगा अभी उसमें, 6-7 महीने का। बट हाँ अब हम लोग ऑफलाइन पेनिट्रेट करने की तैयारी चालू हुई है अभी। इट टेक्स सम टाइम, मतलब ऑफलाइन इज़ नॉट लाइक ऑनलाइन। आप ऐसे नहीं जा सकते ऑफलाइन के अंदर जैसे आप ऑनलाइन में जा सकते हो। इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम, टोटली डिफरेंट प्रोसेस। दूसरा ड्रॉबैक ये, हमको ऑफलाइन नहीं समझता है, हमको ऑनलाइन ज़्यादा समझता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी था करना। ऑफलाइन के लिए वी हैव टू लर्न अ लॉट, वी हैव टू स्टडी अ लॉट, तो वी आर करंटली इन दैट स्टडी प्रोसेस। हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक रोड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऑफलाइन किस तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन इज़ वेरी चैलेंजिंग, और हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्योंकि हमें नहीं समझता। चैलेंजिंग दोनों है, चैलेंज तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब जिसको जो चीज़ नहीं आती है उसके लिए वो चैलेंजिंग होती है। तो ऑनलाइन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, ऑफलाइन इज़। तो और अभी सही समय भी नहीं है, मतलब सही समय हमारे लिए होगा शायद 6-8 महीने बाद में। एक सर्टन रेवेन्यू जब ऑनलाइन का हो जाता है उसके बाद में ही ऑफलाइन हमेशा सस्टेनेबल होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो आपने जिनके भी नाम लिए कंपनियों के, वो भी एक ऑनलाइन एक रेवेन्यू करने के बाद में ही ऑफलाइन में पेनिट्रेट किया उन लोगों ने। हर इंसान जब अपनी कंपनी बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो कुछ प्रोडक्ट उसके बहुत फेवरेट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बनाता तो है, लोगों को भी पसंद आते हैं, लेकिन कुछ किसी के साथ उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जब मैंने पहली बार आपका ऐड देखा था तो मैं इंस्पायर हुआ था कि आपने शाहरुख खान का जो परफ्यूम है उसकी टैमडाओ की और कहीं ना कहीं एक जो दूसरा उनका है उसको लेकर एक बनाया था। लेटेस्टली अभी आपने एक ब्रांड और बनाया है अघोरी, जिसको बहुत पसंद किया जा रहा है खासकर यूथ के द्वारा। आपका दोनों में से फेवरेट क्या है और आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोगों को? एनी डे अघोरी, एनी डे। अघोरी में कैरेक्टर है एक, मतलब उसमें सोल है, उसमें एक जादू है, या कहें एक आत्मा बसती है उस फ्रेग्रेंस के अंदर, वो एक एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। वो क्या नहीं है, मतलब सब कुछ है वो। अघोरी इज अघोरी, उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते आप किसी से, वो अलग चीज़ है। और आई बिलीव वो उसी वजह से लोगों को पसंद भी आ रहा है, बिकॉज आपको पता चले ना चले वो आपसे कनेक्ट करता है। बिल्कुल वो फ्रेग्रेंस ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में आता है। आप अघोरी लगाओगे, वो खुशबू आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आप निडर हो जाओगे, मतलब उसका एक जादू चलता है उस डोमिनेटिंग खुशबू सा का। है वो। हाँ, एक होता है ना यार, मैं आपको अभी फ्लोरल से खुशबू लगा दूंगा ना, आपके कैरेक्टर में आएगी, लोगों को समझ में नहीं आता, बट द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस यू वियर या जो आप स्मेल करते हो वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में आता है। अघोरी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब तो अघोरी इज अघोरी। चलते चलते एक सवाल आपसे बस यहाँ ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, युवा हैं जो बिजनेस समझते नहीं हैं, है ना? और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भी वैसे रही कि आपने बस शुरुआत की और धीरे धीरे किस्मत का भी साथ, मेहनत का भी साथ मिलता रहा और आज इतना बड़ा ब्रांड है आपके पास, 3 बड़ी कंपनीज हैं आपके पास। किसी युवा को अगर शुरुआत करनी हो, कैसे समझे, कैसे शुरुआत करे और किस तरह से धीरे धीरे ही सही लेकिन कम से कम सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ सके? सबसे बड़ा मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता एमबीए के गुरु क्या बोलते हैं या बिजनेस हो के गुरु क्या बोलते हैं, मेरा पर्सनल बताता हूँ। और मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को, जिस दिन आप पढ़ाई करने चले गए कि बिजनेस कैसे चालू होता है, या आपने ये अब आप पढ़ाई करने का या किसी से पूछने का मतलब आपने अपने आप में सोच लिया है कि आपको नहीं आता है, उस दिन आप फेल हो गए। बिल्कुल बिजनेस चलाने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर बिजनेस चलाने का रॉकेट साइंस होता तो एक मूल मंत्र की किताब बनी होती, या कुछ लेक्चर्स बने होते, या कोई कोर्स बना होता एक एसओपी होती जो उसकी आदमी वो कर लेता उसका बिजनेस सक्सेस। बिल्कुल अब ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी बड़े से बड़े कॉलेजों से पढ़ के आता है, नेशनल इंटरनेशनल आईएसबी आईएम से लेके तो स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड, उनके भी बिजनेसेस फेल होते हैं। कोई थंब रूल नहीं है। मैं 12वीं पास लगा हूँ, मैं भी तो चला रहा हूँ बिजनेस, और कितने ही है ऐसे जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं करी है, बिल्कुल बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं।
न्यू एज छोड़ो, ओल्ड एज देखो। पुराने ज़माने के आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले के बिजनेसेस जो मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर बिजनेसेस हैं, उनके फाउंडर्स ने नहीं फॉर्मल एजुकेशन ली है। यू डोंट नो। तो कभी सोचना ही नहीं है। बिजनेस करने का एक ही मूल मंत्र है, उठो चालो हो जाओ, धंधा अपने आप सिखाएगा। बस ये आपको समझ के चलना है कि सीखना इज अ जर्नी। आज एक कोर्स कर लिया और आ गए और फिर बिजनेस करने बैठ के नहीं। द डे यू स्टार्ट बिजनेस, ऑन दैट डे यू स्टार्ट लर्निंग ऑन हाउ टू रन अ बिजनेस व्हाइल डूइंग अ बिजनेस। तो वही कहीं ना कहीं एजुकेशन भी है एक्चुअली, क्योंकि मुझे नहीं पता, मतलब फॉर्मल एजुकेशन का तो नहीं पता। सीखना एजुकेशन मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट लर्निंग्स पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे युवा इस बात को भी पकड़ लेते हैं कि चूंकि ये तो 12वीं पास हैं, या आमिर खान तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, तो मैं भी क्यों पढूं। बट कहीं ना कहीं अब देखो पढ़ाई, और वही बता रहा हूँ ना, सीखना एक आप अलग। ये चीज़ इग्नोर कर दी उसमें कि वो बंदा आज भी पढ़ रहा है। राइट। मैं आज भी पढ़ता हूँ बिल्कुल। स्टिल। दूसरा, मैं एक्सेप्ट करके चलता हूँ कि मुझे नहीं आता है और इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। आज आप कल को मुझे कोई ज्ञान देने बैठो कि मैं आपसे बैठ जाऊँगा आपके, भाई बताओ, मे इट बी एनीथिंग। सब लोग हंसते हैं, मेरी फैमिली में मेरे दोस्त भी हंसते हैं। कोई भी, मैं चाय की दुकान पर भी बैठता हूँ तो उससे पूछने लग जाता हूँ, कौन सी चाय, कहाँ से खरीदते हो, कितने की आती है। क्यूरियस। मेरे काम में आने नहीं आने वाली चीज़ मुझे पता नहीं उससे क्या मिल जाए। मुझे नहीं बिजनेस करना है चाय का, बट एक सीखने की ललक होती है, क्यूरियोसिटी होती है। सीखना कभी नहीं रुकता है। तो आदमी को ये दिखता है कि 12वीं नहीं करी है और बड़ा बिजनेस कर रहा है, तो मैं भी 12th पास, बट आप क्या, यू शुड नो हाउ टू लर्न थिंग्स। लर्निंग कभी नहीं रुकती। मैंने 12वीं करके कॉलेज इसलिए कंप्लीट नहीं करा क्योंकि मैं कुछ और चीज़ें सीख रहा था उस समय। मैं किसी और डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहा था, वो वहाँ से मेरा टाइम नहीं बचता था। या मुझे लगा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आई एम गोइंग इन सम अदर, जो मैंने पढ़ा उसकी डिग्री मिलती नहीं है। ये तो मेरे पास भी होती। बिल्कुल। नॉलेज है, लर्निंग्स है, बिल्कुल। और वही उसी से काम होता है। तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन इज डिफरेंट, लर्निंग्स इज डिफरेंट। नोबडी कैन एवर स्टॉप लर्निंग, नोबडी इज अ मस्ट। अच्छा, बिना लर्निंग्स के नहीं होता है, एजुकेशन के बगैर हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और ये आती है, चूँकि आप बिज़नेस कर रहे हैं, हम भी अपना बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो एक बहाना लेकर आते हैं बीच में कि यार इनके पास पिताजी का सपोर्ट होगा, इनके पास घर से पैसा होगा। क्या लगता है आपको, क्या ये सपोर्ट ज़रूरी है बिज़नेस करने के नहीं, लिए? मैं 2009 में एलएमएल स्कूटर था मेरे पापा और मेरे बीच में, एक सिंगल एलएमएल स्कूटर बिटवीन माई फादर। मुझे पलासिया जाना होता था, मतलब जो अपने व्यूवर्स को नहीं पता होगा, बट हाँ, मेरे इंदौर घर का से, एक चौराहा। हाँ, सेंट्रल इंदौर टू आउटर इंदौर, तो मैं आउटर इंदौर में रहता था। सेंट्रल इंदौर में आना है गया, सो दैट वाज अराउंड लाइक 14 किलोमीटर्स। एलएमएल स्कूटर एवरेज देता था 25 का, 50 रुपये 45 रुपये पेट्रोल की प्राइस हुआ करती थी, तो मुझे 100 रुपये लग जाते थे। मैं उसमें डोमेन सेल करता था बैक इन 2012-13 भी नहीं, और पहले 2009-10 के आसपास। 500 रुपये का एक डोमेन बिकता था, 450 रुपये की कॉस्ट हमको आती थी। तो मैं सुबह उठ के येलो पेजेस लेके बैठता था, लैंडलाइन से फ़ोन लगाना चालू करे, सर हम डोमेन सेल करते हैं, कॉर्पोरेट आईडी हो जाएगा आपका, online.com सो इन सो विथ योर नेम का ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, दिस कॉस्ट दिस मच, ऐसा वैसा। 10 फ़ोन करे, अगर मुझे 4 लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया कि मुझे चाहिए, तो मैं नहीं जाता था लेने। मैं बोलता था कल आऊँगा, क्योंकि मेरा पेट्रोल नहीं पुरेगा उससे। बिल्कुल। समझ रहे, क्योंकि 100 रुपये का तो पेट्रोल जलाऊंगा मैं बराबर। आने जाने में। तो जब तक मेरे को 4 क्लाइंट नहीं बोल रहे हैं कि हाँ आना है, तब तक मैं नहीं जाता था, घर से नहीं निकलता था। और अगर 2-3 दिन ऐसे हो गए जाने की, तो फिर मैं नगर सेवा से जाता था, जो कि पब्लिक राइट, राइट, ट्रांसपोर्ट राइट, चलता था इंदौर में। मैं उससे जाया करता था, क्योंकि 3 दिन में पैसे तो लेके आने हैं ना, मतलब काम तो करना, यू कैन नॉट मिस इट। फिर मैं नगर सेवा से जाता था। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई वर्क, माई बिजनेस। तो पैसा ज़रूरी नहीं होता है बॉस धंधा करने के लिए। बिल्कुल। एक मतलब मूल मंत्र है, पैसा, मनी इज नॉट नीडेड। आपको जितनी जरूरत हो उतना हर किसी को मिल सकता है कहीं से भी, पर उसको ढूंढने के लिए भी काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम से आप उधर जाओ, सही बात है। जान पहचान वालों को ढूंढो, फैमिलीज में मिल जाएगा आपको, फ्रेंड से मिल जाएगा आपको। पर आपको रास्ता तो वो भी नहीं तलाशना करना है, होगा। आप बहाना चाहिए तो देखो, बहाने सही भी बात। 100 मिलते हैं। मतलब मेरे हिसाब से काम को सक्सेसफुली करने के 500 तरीके होते हैं, बहाने सिर्फ 100 ही होते हैं। नहीं करने वाले वो 100 बहाने पूरे लिख लेंगे, और वो 500 तरीके में से 5 तरीके भी नहीं ढूंढ पाते। सही। कहीं ना कहीं रास्ता आपको तलाशना ही रास्ते होगा। ज़्यादा हैं सर, बिल्कुल। ना करने के बहानों से करने के रास्ते ज़्यादा हैं। वो करने वाले पे डिपेंड करता है, करना चाहता है कि नहीं, पूरा खेल उसका है। अब मैं एलएमएल स्कूटर से अगर आप गाड़ियाँ लेंगे तो बड़ा वो हो जाएगा और अजीब, डोमेन बट भी बेच रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाँ, उस समय उस ज़माने में उस जब समय लोग उस समझते जमाने नहीं में थे। डोमेन्स बेचे थे, राइट। बिल्कुल सही है। तो सब करते हैं, ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई फैमिली और वो। और सबसे अच्छी बात,
अच्छा है, मतलब ज़रूरतें अगर है ना आपके पास में, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो बिल्कुल सकती। सही बात है। उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। आप अगर आज आपके पास फैमिली मनी नहीं है, वो नहीं है, आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपकी ज़रूरतें कम है। आप स्ट्रगल करोगे 5 रुपए से, ये आप में जो वैल्यू ऐड करेगा ना, जब आपके पास 5 करोड़ होंगे या 5,000 करोड़ होंगे या 500 करोड़ जो भी होगा, वो आपके लिए मतलब इतना बड़ा वैल्यू होगा जो एक बिल्कुल सही दूसरे बात है। आदमी को नहीं मिल सकता, जो कि और कल को यार मेरा धंधा डूब गया, मैंने 500 रुपए से धंधा बनाया हुआ है, मैं वापस बना सकता हूँ, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। मैंने वहाँ से सीखा है। बिल्कुल, आज अगर मैं 5 करोड़ से बिज़नेस चालू करता, तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 करोड़ होती कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिज़नेस बिल्ड करने की, क्योंकि मैंने वहाँ से सीखा है। सही बात। तो कितना बड़ा बेनिफिट है मुझे। तो ये तो हर किसी को बेनिफिट है जो आदमी के पास पैसा नहीं है। बिल्कुल, जो जिनके पास है उनको नहीं है ये बेनिफिट। सही बात। वो किसी भी काम के लिए हायर कर सकते हैं लोगों को, हमें सब कुछ खुद ही करना है। बैंकों के चक्कर लगाना, चप्पल घिसना, धूप में घूमना, सब किया है। तो आपको मजबूत बनाती है ये चीज़ें, मेंटली, फिजिकली, हर एस्पेक्ट में। चाय की गुमटी पे बिजनेस डील करना हर किसी को नहीं आता, सही बात। हमने करी है। और वो एक और अलग वो ही अनुभव क्वालिटी है। है। सही मैं बात, मानता हूँ क्वालिटी है। सही बात। हर कोई नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। हमें शर्म नहीं आती कहीं भी स्कूटर पे, ऑटो में मीटिंग्स घूमने लेने में, में और सारी मोटरसाइकिल पे चीज़ों में। घूमने में, राइट, राइट, एक्टिवा पे। राइट। मैं आज भी मैं बैंक जाता हूँ, मैं ऑफिस से एक्टिवा लेके जाता हूँ किसी की, वहाँ पार्किंग का इशू है, तो मैं जाता हूँ एक्टिवा लेके, बढ़िया। मुझे कोई दिक्कत नहीं धूप में एक्टिवा से घूमने। ये तो आई एम ब्लेस्ड विद दैट कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। शशांक जी, बात करते करते समय कब निकल गया और इतने अच्छे, मतलब मुझे मुझे लग रहा है सवाल कम पूछे जाएं, जवाब ज़्यादा उधर से आए तो और बढ़िया है, क्योंकि जब हम सकारात्मक चर्चा करते हैं, अच्छी चर्चा करते हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत फ्रूटफुल होती है। और सफल लोगों को सुनना आज की तारीख में एक सबसे मुश्किल और सबसे महंगा काम है। सफल लोग मिलते नहीं इतनी आसानी से। या सफलता भी है, इसीलिए मैं कोई सफल नहीं हूँ ऐसा नहीं है, वो तो आपकी वो है, इसीलिए बाकी सफलता ऐसा कोई सफल नहीं है। बिल्कुल, और हमारी जिस कोशिश भी यही रहती है कि इस तरह के लोगों से हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो युवा दर्शक हैं, उन्हें मिलवाया जाए, ताकि वो सीख सके जीवन में उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। तो आज इतनी अच्छी चर्चा आपने की, मुझे लगता है कि इससे बड़ा, इससे फ्रूटफुल, इससे महत्वपूर्ण जो कंटेंट है, वो शायद हमारे दर्शकों के लिए कुछ और हो नहीं सकता। और ये थे शशांक चौरे जी, जो निश्चित रूप से 3 सफल ब्रांड बनाकर कहीं न कहीं युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार सीखने की ज़िद और जद्दोजहद उन्हें कहीं न कहीं आज देश के जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बीच में एक अलग स्थान पर ले जाकर खड़ा करती है। मुझे लगता है आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के पॉडकास्ट, इसी तरह के लोगों को हम आपसे मिलवाने के लिए लाते रहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकें। आप आए शशांक जी, और थैंक यू इतनी सो अच्छी मच सर। चर्चा आपने की, मुझे लगता है कि सिर्फ शब्दों से तो धन्यवाद क्या किया जाए, अरे लेकिन फिर भी सर प्लीज़, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।